मोटा भाई केम छो समझमा मोटा भाई। मोटा भाई आपको तो पता ही है, मैं हमेशा अपना मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ में लगाता हूँ। स्टडीज़ के अलावा वीडियोस बनाने में लगाता हूँ और लोगों को अवेयरनेस देने में अपना टाइम लगाता हूँ। और रिसर्च तो करनी है मोटा भाई। पहले मैं कुछ बताने से पहले, ये लेटेस्ट मैगजीन है, ओके। मैं जभी भी ऐसी जैसी मैगजीन देखता हूँ तो कोई ना कोई फैंसी वर्ड मेरे सामने आ ही जाता है। और आजकल दो फैंसी वर्ड चल रहे हैं, तीन। पहला मल्टी असेट फंड, दूसरा डिविडेंड यील्ड फंड, और तीसरा ईएसजी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये जब अपॉर्चुनिटीज वर्ड यूज होता है ना मोटा भाई, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस ही कर दी है लाइफ में। दैट इज जब ये अपॉर्चुनिटीज फंड यूज होता है। अब मल्टी एसेट फंड में आपको पढ़ के बता दो, एन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, डेट एंड मनी मार्केट एंड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। चलो जी, बढ़िया। इसका जो रिस्कोमीटर है वो मॉडरेटली हाई दिया हुआ है, मतलब हाई नहीं है, हाई से थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, एक लेटेस्ट डिस्क्लोजर के हिसाब से म्यूचुअल फंड को अपना रिस्क देना चाहिए, चलो आपकी बात मानी, लेकिन उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड को यह भी देना चाहिए कि नॉलेज लेवल कितनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम किसी हाईवे पे कार चला रहे हैं तो हमारे लेफ्ट या राइट, डिपेंड आप किस कंट्री में गाड़ी चलाते हैं, तो एक बोर्ड्स लगे होते हैं, स्पीड लिमिट इतनी, स्पीड लिमिट इतनी, स्पीड लिमिट इतनी। लेकिन कई कई अच्छी कंट्रीज में उन बोर्ड्स के साथ एक और डिस्क्लोजर नीचे दिया होता है, विच इज ड्राइवर डिसर्शन इज रिक्वायर्ड। यानी कि वो आपको वार्न करते रहते हैं कि आप अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं या आप किसी से ड्राइव करवा रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। सिटीज के अंदर ये नहीं होता, लेकिन जब हम सिटीज से बाहर जाते हैं, स्पेशली यूरोप साइड में जहां पे फ्री हाईवेज हैं, यूएस साइड में जहां पे कार्स 150 प्लस चलती हैं, तो वहां पे ऐसे बोर्ड्स आपको ऑफन दिखेंगे। गवर्नमेंट आपको वार्न करती रहती है कि ड्राइवर डिसर्शन इज रिक्वायर्ड, विच इज की ड्राइवर देख के चलाए और अपना नॉलेज वगैरह उसको होनी चाहिए चलाने की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको एक चीज आज इस वीडियो के थ्रू कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं। पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। ओके, रुके। तो पहले तो ये कि जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि हम उस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और ये बहुत अच्छी बात बोली गई है। हमारी एमबीए इंस्टीट्यूशंस में, हमारे कॉलेजेस में आज भी 90% लोगों को मार्केट रिस्क की पूरी डेफिनेशन नहीं पता। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट रिस्क इज द सम ऑफ ऑल रिस्क। इस दुनिया में जितने रिस्क हैं, चाहे वो कमोडिटी रिस्क हो, एक्सचेंज रेट रिस्क हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, क्रेडिट रिस्क हो, आपका रेपुटेशन रिस्क हो, आपका गवर्नमेंट फेलियर रिस्क हो, या ऐसा कोई भी रिस्क हो, उन सब का जो सार होता है उसको मार्केट रिस्क कहते हैं। कई इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट इन सब का नाम लेने की बजाय मार्केट रिस्क लेते हैं, लेकिन शायद 90% लोगों को ये पता नहीं होता कि मार्केट रिस्क जो होता है सारे रिस्क का सम होता है। मतलब मार्केट में कुछ भी हो जाए वो चीज उसके अंदर कवर होती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखें। पहला, उस म्यूचुअल फंड के ब्रांड के नाम पे ना जाएं कि XYZ म्यूचुअल फंड, ठीक है, हो सकता है वो नंबर 1 पे हो, नंबर 2 पे हो, नंबर 3 पे हो, ये रैंकिंग तो बहुत चलती रहती है। लाइफ ही रैंकिंग का नाम होता है। क्रिकेट में कभी आप फर्स्ट रैंक पे होते हो, कभी सेकंड पे आ जाते हो। फुटबॉल में कभी आप बेस्ट फुटबॉलर होते हो, कभी सेकंड पे आ जाते हो। बेसबॉल में कभी आप बेस्ट हिटर होते हो, कभी कभी लास्ट पे हो जाते हो। गोल्फ में कभी आप बेस्ट होते हो, कभी लास्ट में जाते हो। कंपनी की सेल्स, टॉप लाइन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तो लाइफ का एक रूल है। ये तो चलता ही रहता है कि कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस नाम पे नहीं देखना चाहिए। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन मैंने एक बड़ी अच्छी बुक में पढ़ा था, उन्होंने एक बात बोली थी, रिस्पेक्ट द आर्ट नॉट द आर्टिस्ट। इसका मतलब होता है कि जो आर्ट आपके सामने है आप उसको रिस्पेक्ट करें, ना कि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करें। इसका मतलब कि
सिर्फ एक आर्ट है, उसके नीचे XYZ नाम लिखा है, अच्छा उसने बनाई है तो सही होगी? नहीं। हाँ ठीक है, उसने बनाई है तो हमारे मन में एक श्योरिटी है कि वो सही होगी। एग्जाम्पल कि अगर एप्पल का फोन है तो वो अच्छा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि एप्पल भी वक्त वक्त पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करता रहता है, बग्स और परफॉर्मेंस को बेटर करता रहता है, नई नई डिसर्शन मार्केट में लॉन्च करता रहता है, नए नए लिंक्स आर्टिकल्स मार्केट में लाता रहता है ताकि चेंजेस होते रहे, राइट। तो सिमिलरली अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 1, आप ये कभी भी मत सोचे कि अगर वो टॉप पर है तो सब कुछ टॉप पर होगा। नहीं, हिस्ट्री विटनेस है कि कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो टॉप पर थे उनको नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लगा, और कई ऐसे म्यूचुअल फंड जो नीचे थे उनको ऊपर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। अभी अभी रिसेंटली आपने देखा कि HDFC AMC में एक नई मैनेजमेंट चेंज हुई है, जिसपे काफी आर्टिकल्स वगैरह भी आजकल लिखे गए हैं। ये एक अलग बात है कि मैं उन आर्टिकल से कुछ ज्यादा एग्री नहीं करता हूं, लेकिन HDFC AMC में अब नई मैनेजमेंट है। अब वो नई मैनेजमेंट वक्त ही बताएगा कि वो 10 आउट ऑफ 10 होगी, 10 आउट ऑफ 9 होगी, 10 आउट ऑफ 8 होगी, या 10 आउट ऑफ 20 होगी, या 20 आउट ऑफ 10 होगी। यानी 10 तो मिले ही, 10 ऊपर से बोनस मिल गए, तो वो वक्त बताएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे जिस मर्जी, स्पेशली जब हम डेट और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एक चीज क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि हम उसके पोर्टफोलियो को अच्छे से रिव्यू करें। ये नहीं कि हमने एक फंड देखा, एग्जाम्पल XYZ म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम, इन्वेस्ट कर दो, उसके पोर्टफोलियो को देखें। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पोर्टफोलियो अवेलेबल्स होते हैं, नहीं तो पब्लिक डोमेन में भी पोर्टफोलियो अवेलेबल्स होते हैं, AMC की वेबसाइट्स पे भी पोर्टफोलियो अवेलेबल होते हैं। वो पोर्टफोलियो ऑफ मंथ एंड के देख सकते हैं, और वो पोर्टफोलियो देखने भी चाहिए। कभी भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले बगैर पोर्टफोलियो देखे ना इन्वेस्ट करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा मैस हो सकता है आपके लिए। हमने रिसेंटली देखा कि क्रेडिट रिस्क फंड ने इंडिया में कितनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, और वो इतनी शानदार परफॉर्मेंस है कि अब फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि उनकी स्कीम्स को वाइंड अप किया जाए अगेंस्ट आई थिंक सम हाई कोर्ट। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये कैसे उनको ये मैटर टेकअप करना है। और क्रेडिट रिस्क फंड इकलौता नहीं है, ऐसे कई फंड्स हुए हैं ऑन ऑनर ऑफ बेसिस जहां पे इस तरीके के इश्यूज हुए हैं। तीसरी चीज, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप गली क्रिकेटर हो, स्टेट क्रिकेटर हो, नेशनल लेवल क्रिकेटर हो, या इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर हो। एग्जाम्पल, गली क्रिकेटर वो होता है जो गली में खेलता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में गली क्रिकेट खेला जाता है, दुनिया के कई देशों में गली क्रिकेट खेला जाता है, ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज में क्रिकेट बहुत फेमस है, इंग्लैंड में क्रिकेट बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत फेमस है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे बच्चे सिडनी या न्यू साउथ वेल्स में वहाँ पे घरों के पीछे गार्डन्स होते हैं, और गार्डन्स में उनके पेरेंट्स उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गली क्रिकेट सिर्फ इंडिया में ही खेला जाता है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस स्पोर्ट है, और ये बहुत जगहों पे खेला जाता है, और ये अच्छी बात भी है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप गली क्रिकेटर हैं, स्टेट क्रिकेटर हैं, नेशनल क्रिकेटर हैं, या इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जैसे कि रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, ये सारे जो पूरी दुनिया में हर ऑलमोस्ट हर पिच पे कितनी बार खेल चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आपकी म्यूचुअल फंड की नॉलेज कितनी है। मैं आपको कुछ नाम देके बताऊं। इक्विटी लार्ज कैप्स, बढ़िया। इक्विटी लार्ज कैप, ये भी अच्छी बात है। इक्विटी लार्ज एंड मिड, इक्विटी मल्टी कैप, इक्विटी मिड कैप, इक्विटी स्मॉल कैप, इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड, इक्विटी ELSS, इक्विटी सेक्टोरल बैंकिंग, इक्विटी सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी थीमेटिक, इक्विटी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी, सेक्टोरल फार्मा, इक्विटी थीमेटिक डिविडेंड यील्ड, थीमेटिक MNC, थीमेटिक एनर्जी, थीमेटिक PSU, थीमेटिक कंजम्पशन, थीमेटिक इक्विटी इंटरनेशनल, हाइब्रिड अग्रेसिव, हाइब्रिड बैलेंस्ड हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग्स, आर्बिट्रेज, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये नाम सुनने में बड़े फैंसी लगते हैं, और ऐसा लगता है कि
हम अपना सारा पैसा इसमें लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी नाम में इन्वेस्ट करें, आप उस नाम से रिलेटेड पहले स्टडी करें। एग्जाम्पल, आर्बिट्रेज फंड क्या होते हैं, आर्बिट्रेज फंड कैसे परफॉर्म करते हैं, आर्बिट्रेज फंड्स की एक स्ट्रैटेजी क्या होती है। पिछले 3 साल 5 साल में आर्बिट्रेज फंड ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न जनरेट किया, उस रिटर्न में कोई इश्यूज थे या नहीं थे, उस रिटर्न से रिलेटेड कौन कौन सी एएमसीज ने बेटर परफॉर्म किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स की टीम होती है। 11 प्लेयर में से हर प्लेयर हर दिन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन कुछ प्लेयर ऑन एन ऑफन नोट परफॉर्म करते हैं, यानी 100 में से 80 मैचेस में परफॉर्म करते हैं, तो उनका एक स्टारडम बन जाता है कि यार रोहित शर्मा इज अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर इन वनडे इंटरनेशनल। यानी अगर वो वनडे में बैटिंग कर रहे हैं, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, अगर वो बंदा बैटिंग कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये नहीं मान सकते कि मैच हम हार गए, कुछ भी हो सकता है। वो लास्ट मोमेंट तक मैच जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ओवर द पीरियड प्रूव करी हैं मार्केट में कि यार हमारा क्रेडेंशियल बहुत सुपर है। रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, जैसे कि कुछ ऐसे बॉलर्स, ब्रेटली, कि अगर मैच लास्ट मोमेंट पे भी है और ब्रेटली के पास 2 ओवर है तो भी मैच कुछ भी हो सकता है। मतलब आप हल्के में नहीं ले सकते। मिचेल स्टार्क है, स्टीवन स्मिथ, ये सारे लोग। क्वेश्चन ये है कि हम जब किसी फैंसी नाम पर जाते हैं तो हमें नाम से पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमें उस नाम का मतलब पता है। हमें पता है कि आर्बिट्रेज फंड क्या होता है। जैसे कि आजकल डिविडेंड यील्ड फंड काफी फेमस है, बहुत हवा है इसकी। क्या हमें इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या हमें एग्जैक्टली पता है कि ये कैसे परफॉर्म करता है? क्या हमें पता है कि इसका रिटर्न कैसे जनरेट होता है या नहीं जनरेट होता है, या ये प्लस में? एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक जैसे कोई भी फंड लेता हूं, कोई भी एक फंड, इक्विटी मल्टी कैप का मतलब होता है कि इसके अंदर सारे हैं, लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, सारे हैं। अब रेशियो क्या है वो पता नहीं फिलहाल। निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी -4.6, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप -17, निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट वेल्थ क्रिएशन -14.6, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी 18.5, नॉट बैड। PGIM India Diversified 13.4, very good. Principal Focus Multicap 1.5, Principal Multicap -0.0, Quant Active 15.3, not bad. Quantum Equity Fund of Funds -2.1, एंड ऐसे करते करते नीचे तक। इसका मतलब अगर हम पूरी कैटेगरी को देखें, इस पूरी कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न है -1.5, यानी ब्याज तो छोड़ो, मूल भी फंसा हुआ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेट फंड्स के अंदर हमें पता होनी चाहिए वो है क्रेडिट रेटिंग। और यही एक ऐसी चीज होती है जो ऑफन एक्सक्लूड की जाती है। जैसे कि पहले तो यह है कि हमें क्रेडिट रेटिंग का एक माइंडसेट हमारा क्लियर होना चाहिए कि दुनिया में क्रेडिट रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। 2008 के बाद ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि क्रेडिट रेटिंग कैसे होती है, और मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्रेडिट रेटिंग देख के एक आइडिया होता है। इंडिया या वर्ल्ड वाइड में कई ऐसे स्कैंडल्स हुए जहां पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पहले अपने इन्वेस्टर्स को वार्न नहीं किया और उनको पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। दीवान हाउसिंग, PwC, ILFS, येस बैंक, PMC बैंक, और ऐसे कई बैंक्स हुए जहां पे क्रेडिट रेटिंग को पता ही नहीं था और वो चीज ही साफ हो गई मार्केट में, और उसके बाद इन्वेस्टर्स को पता चला ये हुआ क्या। दैट इज, तो क्रेडिट रेटिंग सब कुछ नहीं होती, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एक इंडिकेटिव अप्रोच होती है। इंडिकेटिव मतलब अगर आप एक हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और आपको दिखा कि एक अपने लेफ्ट या राइट हैंड साइड, डिपेंड्स अपॉन द कंट्री, आपको दिखा कि 100 किलोमीटर पेंडिंग 2 आवर्स, तो वो 2 आवर्स इंडिकेटिव होते हैं। जरूरी नहीं है कि अब मेरे जैसा ड्राइवर होगा जो कम समझदार है वो 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स भी ले सकता है। आप जैसा ड्राइवर होगा जो एक्सीलेंट है वो 1.5 आवर्स में भी पहुंचा सकता है। लेकिन वो 2 आवर्स इंडिकेटिव होते हैं कि 2 आवर्स लगेंगे, ताकि जाने वाले को एक आइडिया हो कि हाँ यार, मतलब इफ वी नीड टू रीच तो 2 घंटे का समय तो सरकार ही बोल रही है कि लगेंगे। सिमिलरली आप क्रेडिट रेटिंग्स को जरूर देखें।
क्रेडिट रेटिंग्स को देखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उस एएमसी की वेबसाइट पे जाके उस फोलियो को डाउनलोड करें और उस फोलियो में क्रेडिट रेटिंग देखें। क्रेडिट रेटिंग 3 तरीके से देखी जाती है और बिल्कुल सिंपल होता है। पहला, सी कैटेगरी, ये वो वाला सी नहीं है। सी कैटेगरी मतलब ऐसी कैटेगरी भगवान ही उसका मालिक है। जनरली म्यूचुअल फंड सी कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर बी टू बी कैटेगरी, बी प्लस, बी माइनस, डबल ट्रिपल बी एंड सो, पूरी बी कैटेगरी। देन लास्ट इज ए कैटेगरी विच इज सीनियर कैटेगरी एंड मैक्सिमम इज ट्रिपल ए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मर्जी फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल, एक फंड्स का नाम लेता हूं, डेट लो ड्यूरेशन, एबीएसएल लो ड्यूरेशन, एबीएसएल ट्रेजरी एडवांटेज, बड़ौदा ट्रेजरी एडवांटेज, बीएनपी पारिबास लो ड्यूरेशन, ऐसे कई सारे फंड्स हैं। आपको ये देखना चाहिए कि इन फंड्स में जो भी पोर्टफोलियो है उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। इसे कई बार एक मिसनोमर मतलब नॉर्मल टर्म्स में पेपर क्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है, और आई थिंक ये देखना जरूरी होता है। और 99% इन्वेस्टर्स ये नहीं देखते, उनको एक्चुअली आइडिया भी नहीं होता कि इसको देखा कैसे जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फंड इक्विटी फंड से अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू क्रेडिट रेटिंग। इक्विटीज की अपने इश्यूज है, डेट के अपने इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रेडिट रेटिंग ना देखें। हमें क्रेडिट रेटिंग जरूर देखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ चीज जो हमें म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, इसकी हमें मंथली बेसिस पे XIRR निकालनी चाहिए, विच इज मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। होता क्या है दोस्तों कि जब हम, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, अब जैसे आज 28 नवंबर है, प्रैक्टिकली मंडे लास्ट डे है विच इज 30 नवंबर। मंडे के बाद नवंबर की जो NAV होगी वो सील हो जाएगी, राइट। तो हम अगले हफ्ते से हमारे म्यूचुअल फंड्स हमें स्टेटमेंट भेजना शुरू करेंगे। हम उस स्टेटमेंट को देख के निकालेंगे कि इस फंड में हमने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना रिटर्न आया, अच्छा ठीक है। इस फंड में अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया था, इतना रिटर्न आया, ठीक है। इस फंड में इस फंड में तो रिटर्न कम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। इस फंड में हमने इन्वेस्ट किया था, रिटर्न बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में रिटर्न कम आ सकता है क्योंकि ये वाले फंड में इश्यूज आ रहे हैं। इस फंड में इन्वेस्ट किया था, रिटर्न कम आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में बेटर आएंगे क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन ये है। वो पूरा हम एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके हम जो है उस पर एक हमारी टीम पूरा करके कि भाई ऐसे से करके हमें कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। स्विच इन और स्विच आउट भी किया जाता है। स्विच इन मतलब कि हमें लगता है कि यार ये फंड फिलहाल थोड़ा डाउन है लेकिन आगे परफॉर्म करेगा, स्विच इन, पैसा डाल दो और पैसा डाल दो। स्विच आउट, नहीं यार ये फंड, जैसे कि मैं आपको स्विच आउट का एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम में लिक्विड फंड में पैसा लगाना रिस्की नहीं है, लेकिन बहुत कम रिटर्न है। PSU एंड बैंकिंग फंड में लगाएं, उसके अंदर रिटर्न 1.5 से 2% ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा रहेगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे AMCs जो PSU एंड डेट फंड ऑफर कर रहे हैं, राइट, उन सभी के जो स्कीम्स हैं सारी अच्छी हैं, ये भी जरूरी नहीं। हम अगर PSU एंड डेट कैटेगरी में पैसा लगाएंगे तो पहले देखेंगे कौन सी AMC और कौन सा स्कीम। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये तो अच्छी लाइन है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टर नॉलेज ऑल्सो। ये लाइन पता नहीं क्यों नहीं ऐड की जाती। इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना मे बी आपके लिए आसान होगा, मुश्किल मुझे पता नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड मार्केट में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आपने इक्विटी के शेयर्स लिए, कि आपने आज रिलायंस के शेयर ले लिए 800 पे, फॉरगेट, 4 साल बाद देखेंगे वो हो जाएंगे 3000। ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा ही ना हो कि 4 साल बाद वो वाला म्यूचुअल फंड हो जाए 0। ये ध्यान से देखें। आई होप जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ट्रेजरी कंसल्टिंग एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अवेयरनेस वीडियोस यूट्यूब पे लॉन्च करती है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें, उनको समझा सकें कि
मार्केट में बहुत तरीके के लोग होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक आवर वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो में भी जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया गाइस। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, म्यूचुअल फंड में सारे स्मॉल म्यूचुअल फंड गलत भी नहीं होते। एग्जाम्पल, एक ऐसा माइंडसेट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि जो टॉप एएमसीज हैं वो हमेशा बेटर परफॉर्म करती हैं, ये एक माइंडसेट है। और अनफॉर्चुनेटली ये 2007 में भी था, 2015 में भी था, 2020 में भी है, मे बी 2030 तक भी रहेगा या शायद उससे भी आगे। ऐसा नहीं होता कि म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल एएमसीज होती हैं वो गलत होती हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ एएमसीज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ होती हैं और उनके रिटर्न्स अपने मुंह से बोलते हैं। ठीक है, वक्त की एक सिनेरियो होता है, कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा रह जाता है, लेकिन कुछ स्मॉल एएमसीज अच्छे रिटर्न्स और अच्छी स्कीम्स को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं एंड वक्त के साथ वो धीरे धीरे बड़ी हो ही जाती हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि 2021 में ऐसी कई एएमसीज इंडिया में लिस्ट होंगी। यूटीआई ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, निपॉन ऑलरेडी लिस्टेड है, एचडीएफसी ऑलरेडी लिस्टेड है, प्रोबेबली और भी कुछ एएमसीज अगले 2021 में लिस्टेड होंगी। अगर आप एक ग्लोबल फिनोमेना देखें जो यूएस में है या यूरोप में है, एएमसीज आपको मेजॉरिटी लिस्टेड ही दिखेंगी एंड आई थिंक दैट्स नॉट बैड, that's really not bad. This is very good that AMCs are listed. This is Rahul from Tashi Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. We continue to update people. We continue to throw light on various topics, and of course, these all are complimentary videos. Enjoy, and I hope that you are learning good knowledge. Guys, remember that 2020 is not all about learning and forget. No. 2020 is all about continuously learning and continuously looking at your portfolio. Please continuously look at your portfolio. Be careful. मैं इतने % रिटर्न दे दूंगा, मैं इतने % रिटर्न दे दूंगा, हमारे फंड ने इतने % रिटर्न कमाया। नो 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 गाइस, आप अपनी भी ड्यू डिलिजेंस करें। वंस यू डू योर ड्यू डिलिजेंस देन इन दैट कम, डोंट जस्ट गो विद दीज थिंग्स, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना % रिटर्न कमाया। नो, डू योर ड्यू डिलिजेंस, अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड देन गो इट। दिस इज व्हाट आई रियली विश टू convey at least in 2020. Have a good time and talk soon.